हेलो बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इसे जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इतना तो सभी बच्चे जानते होंगे, क्लास 9th में आपने ये पढ़ा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये वेरी करता है, मतलब चेंज होता है। ठीक है, किस तरीके से चेंज होता है? एच हाइट ऊपर जाने पे ये डिक्रीज करेगा, और अगर आप अर्थ के सेंटर की तरफ यहाँ डेप्थ में अगर जाते हो तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। किस तरीके से डिक्रीज करता है वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बच्चों, वैसे जनरली होता क्या है कि एक्सेलरेशन को जनरली ए से डिनोट किया जाता है। लेकिन बच्चों ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है तो उस एक्सेलरेशन को जी से डिनोट किया जाता है, और उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। अब देखो बच्चों, अभी मैं समझाता हूं। एक्चुअल में एक्सेलरेशन जो होता है ना, वैसे तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है उसे जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, बस इतना सिंपल है। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कह रहा है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब जैसे बच्चों ये जैसे मान लो यहाँ पे ये ग्राउंड है, ग्राउंड में मैंने ये बॉडी रखी हुई है। अब न्यूटन सेकंड लॉ ये कह रहा है कि अगर आप इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हो, इसका मास अगर m है, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? ये बॉडी क्या करेगी बच्चों? मूव करेगी। यहाँ पे सपोज करके फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस ये बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये बॉडी मूव करने लगेगी, तो इस पे एक्सेलरेशन क्रिएट होगा तभी तो मूव करेगी। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी क्रिएट होता है। तो बच्चों इस फोर्स को जो है हम m इंटू ए से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया तो उस फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी पे एक्सेलरेशन भी क्रिएट होता है बच्चों। और वो जो एक्सेलरेशन होता है, ये जो m मास है ना इस बॉडी का, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको फोर्स का पता चल जाता है। अब देखो बच्चों होता है क्या, जैसे मान लो ये अर्थ है, हमने यहाँ पे कोई बॉडी रखी हो, बहुत छोटी सी बॉडी रखी हुई है, बड़ी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बॉडी रखकर हमने यहाँ पे ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर से इतनी डिस्टेंस दूरी पे अगर हमने कोई बॉडी रखी है तो ये इस बॉडी को अर्थ क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी। यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे भी टूवर्ड सेंटर अर्थ की तरफ, अर्थ क्या करेगी? इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी। तो बॉडी को अर्थ क्यों खींच रही है बच्चों? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है बच्चों, समझ रहे हो? अब देखो बच्चों होता क्या है कि अगर मुझे इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है तो मैं न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से भी इसे कैलकुलेट कर सकता हूं कि यहां पे अर्थ ने कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि जिस बॉडी पे फोर्स लगा है, अगर उस फोर्स को आपको कैलकुलेट करना है तो उसका मास, उस बॉडी का मास इनटू उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आया है। अब देखो इस बॉडी पे क्या लग रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अर्थ क्या कर रही है? इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो बच्चों ये मान लो ये जो बॉडी है, इस बॉडी का मास क्या है? m है। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी क्रिएट होता है। तो ये जो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन आएगा बच्चों, उस एक्सेलरेशन को जी से डिनोट किया जाता है। तो जैसे ये मास इंटू एक्सेलरेशन था ना, तो यहां पे हम एक्सेलरेशन की जगह में जी लिख देते हैं बस। इसी को वेट ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। याद आ रहा है कुछ? वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों होता क्या है, यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट या अर्थ, मतलब अगर आपको किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। अभी फिलहाल इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसे मैं डिराइव करना सिखाऊंगा आपको। बच्चों ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट होता है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। सपोज करके यहाँ पे मैंने अर्थ प्लैनेट ले रखा है, तो अगर अर्थ का आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है? ये जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। जी का वैल्यू तो सबको ही पता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये m क्या होता है? ये मास ऑफ प्लैनेट होता है। अगर ये अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ होगा, अगर ये मान लो मून है तो मास ऑफ मून होगा, अगर ये जुपिटर है तो मास ऑफ जुपिटर होगा। अब बच्चों ये जो r का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये r का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? r का स्क्वायर, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, इसे रेडियस भी समझ लेते हैं बहुत से लोग, लेकिन रेडियस बोलना अच्छी बात नहीं है। बोला भी जा सकता है, लेकिन बच्चों अगर आप इस टॉपिक की डेप्थ में चले जाओगे ना तो रेडियस बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन बोला भी जा सकता है, ठीक है। देखो जैसे जैसे लेक्चर पढ़ते जाओगे समझ में आता रहेगा। एक्चुअली हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सरफेस पे कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्टेंस होता है आर डिस्टेंस जो होता है, उसका हमें स्क्वायर करना पड़ता है, बस दैट्स इट, ठीक है, उसका हमें स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसे तो रेडियस भी तो बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं बोल सकते हो बच्चों। खैर अगर मैं इस पर बहुत डीप में चला जाऊंगा तो
वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे अभी लेक्चर चलेगा वहां पे समझा दूंगा, अभी चिंता मत कीजिए, टॉपिक आने दीजिए अभी। अब देखो बच्चों क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस एट एच हाइट। मान लो ये एच हाइट, आप ऊपर चले जाते हो, यहाँ पे का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम उसे जी से डिनोट कर रहे थे। तो बच्चों अगर यहाँ जी की वैल्यू पुट करते हो, मास ऑफ अर्थ अगर पुट करते हो, रेडियस अगर पुट करते हो ना, रेडियस ऑफ अर्थ पुट करते हो, तो ये वैल्यू आपको 9.8 ही मिलेगी। लेकिन बच्चों अगर एच हाइट, यहाँ से एच हाइट ऊपर, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपको फाइंड करना पड़े, तो चलो यहाँ पे का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने जी डैश बोल दिया, क्या बोल दिया, जी डैश बोल दिया। तो बच्चों यहाँ पे का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे, जी की जगह में यहाँ पे जी डैश आ जाएगा, क्योंकि एच हाइट ऊपर जाने पे क्या होता है बच्चों, ये वेरी करता है, चेंज होता है। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये जो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम जी डैश भी बनाएंगे। यहाँ पे का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों जी तो आएगा, मास ऑफ ये प्लेनेट या अर्थ, मास ऑफ अर्थ भी आएगा, डिवाइडेड बाय ये जो आर होता है बच्चों, देखो अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी आपको। ये जो आर होता है, इसे मैंने क्या बोला था, जब हम यहाँ का एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, यहाँ पे का इस पॉइंट का, तो मैंने इस पॉइंट की जो अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है ना वो ली मैंने। अब मुझे अगर इस पॉइंट का निकाल, तो जैसे मैंने इस पॉइंट का निकाला, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस थी उसका स्क्वायर करना है। अब बच्चों इस पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अर्थ का जो सेंटर है यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस यहां पे लेनी पड़ेगी, जो कि r प्लस एच है, ये वाली एच हाइट है, ठीक है, r प्लस एच, और उसका ये स्क्वायर भी करना है बच्चों। इसीलिए मैंने बोला था कि आप किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, बस क्या करना है आपको, उस पॉइंट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेना, उसका स्क्वायर करना है। तो देखो बच्चों यहां पे क्या चीज है, इतना आपको समझ में आ गया। देखो यहां पे भी लिखा है मैंने इस फॉर्मूले को, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर है ना, जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस एट एच हाइट। अगर आप एच हाइट ऊपर चले जाते हो तो इस फॉर्मूले से भी आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर इसे आगे चल करके इसे मॉडिफाई किया जाता है, इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है, इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है। अभी मॉडिफाई करना भी सिखाऊंगा, अभी इतना तो आप समझ गए। अब बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस एट डेप्थ डी। बिलो द सरफेस का मतलब ये मान लीजिए, मान लो ये तो आर है, यहां से लेकर के यहां तक तो आर है, अब मान लो यहां से लेकर के यहां तक इतना बिलो, हम अर्थ के बिलो आ गए, ठीक है। अब यहां पे इस पॉइंट पे मान लीजिए डी डिस्टेंस है, अर्थ के सरफेस से यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है डी है। अब आपको इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये डी है, ये आर है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है। तो इस फॉर्मूले को भी मैं डिराइव करना सिखाऊंगा, इसे भी डिराइव करना अभी सीखेंगे, ठीक है। और बच्चों एक और चीज बताता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो बच्चों कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। जीरो क्यों होता है इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखो बच्चों जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, वो हमें ये प्रूव करना है कि जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। यही हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, ये पहला वाला टॉपिक, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसे कैसे प्रूव करेंगे, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, ओके। अब देखो बच्चों ये जो G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये कहां पे देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के सरफेस पे, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है। तो बच्चों इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सपोज करके यहां पे सरफेस में हमें फाइंड करना है, तो यहां पे आपको एक छोटी सी बॉडी रख देनी है, बहुत छोटी सी बॉडी रखनी है, ठीक है। बड़ी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी बॉडी हमने रख दी या बड़ी बॉडी हमने रख दी, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखना, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है। वो हल्के हल्के करके आप समझ जाओगे, जब टॉपिक पढ़ते जाओगे खुद ही नॉलेज आ जाएगी। नहीं तो मुझे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई बॉडी, क्योंकि मुझे ना देखो मुझे यहाँ पे छोटी बॉडी क्यों लिया, देखो अभी बता देता हूँ बच्चों। देखो अभी प्रीवियस लेक्चर में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ाया था कि ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करती रहती है, अट्रैक्ट करती रहती है, F फोर्स से अट्रैक्ट करती रहती है, बताया था। तो F इज इक्वल टू क्या बताया था, इसका फॉर्मूला जी m1 m2 अपॉन r का क्या होता है, स्क्वायर होता है। यहाँ से इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो r होता है बच्चों। लेकिन हम सेंटर से सेंटर का ही, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही डिस्टेंस क्यों लेते हैं बच्चों, इसलिए लेते हैं क्योंकि बच्चों ये मान लो ये 10 kg की बॉडी है। तो बच्चों होता क्या है कि जो स्पेरिकल बॉडी होती है ना, उसका पूरा का पूरा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है। और इसका भी जो पूरा का पूरा मास होगा, मान लो ये 20 kg की है, तो इसका जो टोटल मास होगा वो यहाँ सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है।
तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है जो कि 10 kg की बॉडी है, इसका पूरा का पूरा मास यहां पे कंसंट्रेटेड है, तो हम इस बॉडी को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं कि ये एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि यहां पे लाई कर रहा है और इसका जो मास है 10 kg है, और ये भी एक छोटा सा पार्टिकल है जो यहां पे लाई कर रहा है, इस पार्टिकल मास कितना 20 kg है, क्योंकि हर किसी बॉडी का जो मास होता है उसके सेंटर पे लाई करता है, बस वो बॉडी स्पेरिकल शेप की होनी चाहिए, ठीक है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इस पार्टिकल से इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हम लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान लो अगर मैं बड़ी बॉडी ले लेता तो उसका सेंटर यहाँ पे होता, तो मुझे तो यहाँ पे ग्राउंड के सरफेस पे यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, इसीलिए मैंने ये छोटी बॉडी लिया कि इसका जो सेंटर यहीं पे सरफेस में ही आए। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो बच्चों क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, चलो हमने उसे आर बोल दिया। क्या बोल दिया हमने? आर बोल दिया। अब देखो बच्चों यहां पे क्या होगा, हम देखो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था, ये अगर दो बॉडी हैं तो ये बॉडी क्या करेगी, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी और ये बॉडी भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारी जो अर्थ होती है ना, हमारी अर्थ एक बॉडी है और एक बॉडी हमने अर्थ के सरफेस पे भी रखी है, तो हमारी अर्थ क्या कर रही है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, और बच्चों ये बॉडी भी क्या करती है, हमारी अर्थ के सेंटर पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ये बॉडी भी अपनी तरफ खींच रही है अर्थ को, और हमारी अर्थ भी इस बॉडी को खींच रही है, पर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत छोटा है, तो इस पे वो फोर्स ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, ठीक है, मतलब ये एक्सपीरियंस करेगा इस फोर्स को, लेकिन अर्थ जो है इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगी। मान लो ये बॉडी अगर इस अर्थ पे फोर्स लगा भी रही है तो अर्थ उसे एक्सपीरियंस नहीं करेगी, क्योंकि वो नेग्लिजिबल, बहुत छोटा होगा वो फोर्स, ओके, अर्थ के मास के कंपैरिजन में, ठीक है। होते तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन बच्चों ये जो बॉडी है इसका मास बहुत कम है, तो इस पे अगर ये वाला फोर्स लगेगा तो ये इफेक्टिव होगा, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, उतना ही फोर्स अगर अर्थ पे लगाओगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या करना है हमें, देखो न्यूटन सेकंड लॉ की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना न्यूटन सेकंड लॉ। ये बताता हूं, देखो बच्चों एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इस बॉडी पे क्या हो रहा है, इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा है हमारा अर्थ, क्या कर रहा है, इसे अपनी तरफ खींच रहा है। अब बच्चों अगर अर्थ इसे अपनी तरफ किसी फोर्स से खींच रहा है, तो उस फोर्स की वजह से ये इसका मास क्या है, एम है बच्चों। मान लो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लग रहा है बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है, इस एम मास पे लग रहा है, इसका मास कितना है, एम है, ठीक है। और हमारा ये जो प्लेनेट है इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, ठीक है। अब बच्चों ये जो अर्थ है इसे हमें स्पेरिकल शेप का कंसीडर करना है। अब अगर ये इस पे हमारी अर्थ अगर इस पे फोर्स लगाएगी तो ये फोर्स किस पे लग रहा है, इस एम मास पे लग रहा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, उसका मास इनटू ए एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना जितना फोर्स लग रहा होगा उसका फोर्स का आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों इस पार्टिकल का मास कितना है, एम है, लेकिन ये जो फोर्स है बच्चों ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा उसे जी से डिनोट किया जाता है, तो यहां पे एक्सेलरेशन की जगह में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो बच्चों इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो एम इंटू जी लग रहा है, तो बच्चों ये जो m इंटू जी होता है इसी को वेट ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है बच्चों, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ये आपका वेट ऑफ बॉडी भी है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि बच्चों F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी होता है, ठीक है। ये चलो आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो आगे बताता हूं बच्चों, एक ये बॉडी है, देखो जैसे मैंने यहां पे बताया था आपको, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी, ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, कितना फोर्स, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स को इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बच्चों ये हमारी एक बॉडी है अर्थ, इसका मास m है, और एक हमारी ये बॉडी है, इसका मास भी m है, तो ये हमारी अर्थ क्या कर रही है, इसे अपनी तरफ खींच रही है, और ये बॉडी भी क्या कर रही है, अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन हमें इस फोर्स को कैलकुलेट करना है। एक तो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दिया F इज इक्वल टू mg, लेकिन बच्चों जो न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहता है बच्चों कि फोर्स इज इक्वल टू, ये वाला जो फोर्स है इसे इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। अब बच्चों ये m1 तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, एक ये वाला m हो जाएगा, ठीक है। तो m कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय
यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। बच्चों ये पार्टिकल साइज बॉडी है, बहुत छोटी बॉडी है, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है अर्थ के सेंटर से यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गई बच्चों इक्वेशन सेकंड। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये बच्चों ये इससे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप कैलकुलेट करते हो, इससे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हो, दोनों से वैल्यू सेम आती है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो हमने यहां लिख दिया एम जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है। ये क्या है, मास ऑफ प्लैनेट है। ये क्या है, मास ऑफ बॉडी है। यहां पे जो बॉडी रखी हुई है सरफेस पे छोटी सी बॉडी रखी है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये m से m कट जाएगा, तो फाइनली g इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। यही तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस, इसलिए तो सरफेस पे बॉडी रखी थी, छोटी सी बॉडी रखी थी, ठीक है। तो देखो g इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वेट ऑफ बॉडी के ही इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पे वेट ऑफ बॉडी लिख दिया m इंटू जी। लेकिन बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर भी होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर भी होता है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होते हैं, इक्वल होती है। तो इन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वेट कर दिया। तो इस तरीके से हमें ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट मिल गया है। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस है, ठीक है, किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है बच्चों। जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जनरली बच्चे कॉपी में नोट डाउन करते ही नहीं है, पर केजी स्क्वायर, ठीक है। बच्चों ये मास ऑफ प्लैनेट है, तो चलो यहाँ पे अगर हमने इसे अर्थ मान लिया है तो मास ऑफ अर्थ भी लिख लीजिए बच्चों अपनी कॉपी में। एक्चुअली समटाइम्स क्या होता है, मास ऑफ अर्थ नहीं गिवन होता है, तो आपको याद होना चाहिए मास ऑफ अर्थ। इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों 6.018 इंटू 10 की पावर 24 kg होती है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये क्या है, आपका रेडियस ऑफ प्लैनेट है, मेरा रेडियस ऑफ अर्थ है। तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है इसे भी याद करिए, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है। अगर बच्चों आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो ना, तो ये हो जाता है आपका 6400, मतलब 6400 किलोमीटर होती है, ठीक है। इतना हमारा जो अर्थ है उसका रेडियस होता है, नियर अबाउट इतना होता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा कम या ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सी बुकों में अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है, पर नियर अबाउट इतना ही होता है। ये वैल्यू भी आगे पीछे हो सकती है, पर नियर अबाउट इतना ही होता है, ठीक है। अब देखो जो रेडियस ऑफ अर्थ, अब जो एक और चीज भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि जो डेंसिटी, ये सारी वैल्यू की जरूरत पड़ती है हमें। जो डेंसिटी ऑफ अर्थ होता है बच्चों, अर्थ का जो डेंसिटी होता है वो 5.5 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब देखो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया ना, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर बताता हूं, अब है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस एट h हाइट। अब देखो बच्चों यहां ये तो सरफेस था, तो सरफेस यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो r थी। अब हमने क्या किया, h हाइट ऊपर चले गए, यहां h हाइट ऊपर चले गए, हमें यहां पे का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहां पे सरफेस पे तो जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों, यहां सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होता है वो तो जी एम अपॉन आर का स्क्वायर होता है। अभी पीछे डिराइव की थी ये इक्वेशन। लेकिन बच्चों हमें यहां पे का इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, तो वो वेरी करता है, चेंज करता है, तो हमने उसे जी डैश बोल दिया, ठीक है। इसी जी डैश को हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बच्चों सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो सरफेस पे कितना होता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। यही होता है ना, आर मतलब यहां का रेडियस या डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस वो आर होता है, क्योंकि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इतना होता है, ठीक है। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख दी। अब बच्चों यहां पे का अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करता हूं इस पॉइंट का, ये जो एच सरफेस से एच हाइट ऊपर है, तो यहां का एक्सेलरेशन हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये जी लिखेंगे यहां पे, ये यहां पे जो एक्सेलरेशन है किसकी वजह से बच्चों, इस प्लैनेट के मास की वजह से, ठीक है। तो ये मास ऑफ प्लैनेट आएगा, यानी कि मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय, अब देखो जैसे यहां पे जब सरफेस पे एक्सेलरेशन फाइंड किया था तो अर्थ के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस लिया था। अब मुझे क्या करना है, ये जी डैश फाइंड करना है यहां का। तो यहां पे जो आएगा ना बच्चों, यहां पे क्या आएगा, अर्थ के सेंटर, इस पॉइंट का मुझे डिस्टेंस निकालना है, अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे है ये। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, आर प्लस एच हो जाएगी। तो यहां पे आर प्लस एच का होल स्क्वायर आएगा, जैसे यहां पे स्क्वायर है ना, तो उसी तरीके से यहां पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, एक्चुअल में जी डैश आप इससे भी फाइंड कर सकते हो, यहां पे का एच हाइट का जी डैश यहां से भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्लैनेट का मास अगर गिवन है देन आप फाइंड कर सकते हो, जी की वैल्यू आपको लर्न होती है। ये एच हाइट भी अगर गिवन है तो देन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अदरवाइज इसे आगे हम मॉडिफाई और करते हैं, देखो कैसे मॉडिफाई करेंगे।
जी डैश इज इक्वल टू, देखो क्या दे रखा बच्चों, ये जी डैश इज इक्वल टू, जैसे दोबारा लिख देता हूं इसे, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिखा है, तो मैं फाइनली इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो जी डैश इज इक्वल टू, बच्चों ये जो जी एम है ना, तो जी एम इज इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू आर स्क्वायर, जी एम इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जी एम की जगह मैं लिख रहा हूँ जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इतना लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना बच्चों, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बच्चों सपोज करके अगर मास ऑफ प्लैनेट नहीं गिवन है, या मास, ये अर्थ समझ लो, मास ऑफ अर्थ अगर नहीं गिवन है, और आप उसने आपको सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अगर वो दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे। देखो इस फॉर्मूले में आपको एच हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे देखो ये वाला जी नहीं आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन मास ऑफ अर्थ आ रहा है, तो देन आप इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे। और अगर बच्चों ये मास ऑफ अर्थ नहीं आ रहा है, अगर मास ऑफ अर्थ नहीं आ रहा है, मतलब गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन उस सरफेस की, अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर वो दे रखा, तो आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं, कोई से, लेकिन बच्चों याद करने की जरूरत नहीं। देखो मैं कैसे करके कन्वर्ट कर रहा हूं, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ये एटलीस्ट एक फॉर्मूला तो याद ही कर दो ना। ये जी डैश इसी की हेल्प से मैंने फाइंड कर दिया था। अब मैंने ये जी एम को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, जी एम की जगह जी आर स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, जी आर स्क्वायर तो लिखा, जी एम की जगह में जी आर स्क्वायर लिख दिया, तो ये जी डैश हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसे और आगे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, अब इसे और आगे कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो ये हो जाएगा बच्चों, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, वो क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू आर इंटू एच, ठीक है, इतना किया। जी डैश, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, जी डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों जी आर का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ आर स्क्वायर का कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखो आएगा 1 आएगा, एक क्या आएगा यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, प्लस ये 2 आएगा 2h अपॉन आर आएगा, ठीक है। अब देखो क्यों आया बच्चों, देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर ही होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और आपको वापस यही मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत, ये कट जाएगा। जी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जी अपॉन, अब बच्चों यहाँ पे देखो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। एक मिनट बच्चों जरा पेन, दूसरा पेन देखता हूँ मैं, ठीक है, ये 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर आप इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाते हो, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, फिर इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, फिर ये 2ab होता है ना, तो इसको तीनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 2h अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी आपका फॉर्मूला होता है, ये भी आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों इतना कुछ किया है, एक्चुअल में एक इस फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है। अब ये जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, ये जो जी एम है, जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर होता है, तो ये जी एम यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, तो इस तरीके से जी आर स्क्वायर भी लिखा जाता है। क्यों लिखा है, कभी कभी बच्चों वैल्यूज, मान मास ऑफ अर्थ नहीं दे रखा, ये आर दे रखा है, तो देन ये जी दे रखा है, तो देन इसी फॉर्मूले को तो यूज करोगे, ठीक है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, न्यूमेरिकल देखना कितने ईजी होते हैं इसके। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने इसे मॉडिफाई किया, मैंने इसे आगे और खोल दिया, इसे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई, तो ये खुल गया, ठीक है, यहाँ से ये कट गया, तो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि इस फॉर्मूले से, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, पर मुझे तो ऐसा लगा नहीं आज तक, मैंने तो इस मेथड से भी किया है, इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा है, पर कैलकुलेशन ईजी होती हुई तो मुझे नजर नहीं आई, पर बुक्स में ऐसा लिखा है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। अब वो कैसे हो जाती है मेरी भी समझ में नहीं आया हो तो। अब देखो बच्चों यहाँ पे इससे आगे क्या करेंगे, देखो एक स्पेशल केस बताता हूँ, ये फॉर्मूले तो आप लिख लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने पीछे फॉर्मूले लिखाए थे, ये 3 फॉर्मूले लिखाए थे, अबव द सरफेस एट एच हाइट, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर है, ठीक है। देखो ये 1 प्लस एच अपॉन, ये देखो 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर है, ठीक है। और बच्चों एक और स्पेशल केस होता है यहाँ पे, देखो एक और स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस बताने वाला हूँ। देखो स्पेशल केस क्या होता है, अपनी कॉपी में से नोट डाउन कीजिए, यही एच हाइट वाला, ठीक है। अगर हम एच हाइट ऊपर है, यहाँ पे अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो एक और फॉर्मूला होता है, देखो स्पेशल केस। स्पेशल केस ये है बच्चों कि इफ एच, ये जो हाइट है, अगर वो बहुत ज़्यादा छोटी है रेडियस ऑफ प्लैनेट से, मान लो ये आपका बच्चों ये अर्थ है, अर्थ का जो रेडियस ऑफ प्लैनेट, अर्थ का जो रेडियस होता है बच्चों कितना होता है 6400 किलोमीटर होता है।
अब मान लो अगर मैं यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर 10 किलोमीटर ऊपर या 1 किलोमीटर ऊपर, या हाइट मान लो ये है कुछ 10 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर है, ये वाला रेडियस कितना 6400 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों इसका मतलब ये है, ये तो हाइट है और ये क्या है, ये रेडियस है प्लैनेट का। तो बच्चों अगर ये हाइट बहुत ज़्यादा 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 छोटी होगी, मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अगर छोटी होगी, देन क्या होता है, देखो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला जी डैश अपॉन ये जो जी लिखा था और ये जो लिखा था 1 + h/r का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखो जी डैश इज इक्वल टू जी, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊँ न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो ये हो जाएगा आपका 1 + h/r, ये -2 हो जाएगा। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है ना, ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो बच्चों इससे आगे क्या करेंगे, देखो बच्चों ये जो h है ये बहुत 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 छोटा है r से, अगर ये h हाइट बहुत छोटी है इस r से, देन क्या होता है बच्चों, ये जो h/r होता है ना, ये जो h/r होता है इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी आती है, 1 से बहुत छोटी आती है, ठीक है, इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। बच्चों ये स्पेशल केस है, ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, एज कंपेयर टू 1। अब देखो बच्चों वैसे तो बच्चों मोर देन 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल केस है। बच्चों अगर यहाँ पे ये h/r जो है, h/r की वैल्यू अगर 1 से बहुत बहुत छोटी आती है तो यहाँ पे हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ता है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, एक छोटा, ये देखो एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये आप क्लास 11th में आकर के बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करना सीखोगे। लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पे बायोलॉजी के बच्चे भी होंगे जिनकी मैथ्स नहीं होगी 11th, वो कैसे करेंगे, तो देखो उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो बच्चों एक फॉर्मूला होता है आपका 1 + x⁻n इज इक्वल टू क्या होता है, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये n है, ठीक है, n पावर n है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 - n × x, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, इसे तब लिख सकते हो आप ऐसे, अगर ये जो x है अगर ये बहुत बहुत छोटा है 1 से। तो देखो बच्चों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे h/r है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था, h/r इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। अगर ये जो h/r है बच्चों, ये जो h/r है अगर ये बहुत बहुत छोटा है 1 से अगर बहुत बहुत छोटा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये जो x है, x अगर बहुत बहुत छोटा है 1 से, तो 1 + x अगर यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, किसके इक्वल होता है 1, ये -n लिखना है और इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो बच्चों ये जो h है, ये जो h हाइट है ये 10 किलोमीटर है और ये जो रेडियस होता है अर्थ का वो 6400 किलोमीटर होता है, तो ये h हाइट क्या है, इससे बहुत बहुत छोटी है। तो जब मैं h/r करूंगा, मान लो ये h/r की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये तो 10 किलोमीटर है और ये 6400 किलोमीटर है। अब बच्चों अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी आएगी ना। अब अगर ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी 1 से, तो इसे आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखो इसका एक सॉल्व करने का तरीका, हमें सिर्फ यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ता है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम, अगर ये मैथ्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, बस जस्ट इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, g डैश इज इक्वल टू g, देखो 1 + x⁻n है ना, तो यहाँ पे 1 + x की जगह में यहाँ पे h/r है और -n की जगह में -2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसे 1 - nx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे g लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, जैसे यहाँ पे -n लिखा ना तो हमें ये -2 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमें ये h/r को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला आ गया। चलो मैं इसे साफ साफ लिख देता हूँ, g डैश इज इक्वल टू g 1 - 2h/r, ये भी एक फॉर्मूला होता है। लेकिन बच्चों ये स्पेशल केस होता है जब अगर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन है, मान लो अगर आपसे पूछा है कि 5 किलोमीटर हाइट ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बता दीजिए, देन आप इस फॉर्मूले को ले लीजिए, तो इससे थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाती है, आसानी से हो जाता है। देखो अब बच्चों यहाँ पे देखो ये स्क्वायर भी था, तो ये h हाइट है, ये रेडियस है, जब हम इनका स्क्वायर करते हैं ना तो जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है, इसीलिए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया गया है। लेकिन बच्चों अगर आप इस फॉर्मूले से g डैश फाइंड करोगे, इस फॉर्मूले से g डैश फाइंड करोगे तो थोड़ा डिफरेंट वैल्यू आती है, पहली बता रहा हूँ डिफरेंट वैल्यू आती है, यस बच्चों, इसीलिए इसे स्पेशल केस बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए मोर देन 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व किए जाते हैं, ये एक स्पेशल केस होता है। अभी इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस एट डेप्थ d, ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है। आपको पता है यहाँ पर जो अर्थ सरफेस होता है, अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, gm/r², ठीक है, इतना पता है।
ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों क्या होती है, आर होता है। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है बिलो द अर्थ सरफेस एट डेप्थ डी, ठीक है, यहाँ बिलो, ठीक है, ये टूवर्ड सेंटर, गहराई में, ठीक है, इधर डेप्थ में। मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डेप्थ है बच्चों, ये डी है, क्या है, डी है। अब बच्चों अगर ये डी होगी तो यहाँ आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है। अब देखो इसे कैसे फाइंड किया जाएगा। सबसे पहले बच्चों सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, एक्सेलरेशन, इसे ध्यान से देखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, ठीक है, ऑन सरफेस, सरफेस पे जो बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है आपका Gm/r का स्क्वायर। इतना तो आपको पता है ना, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इतनी होती है। अब देखो बच्चों इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। एक्चुअली में बच्चों जो डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी का सिंबल ये होता है, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मुझे अर्थ का डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों अगर यहां पे ये मास ऑफ अर्थ है ना, तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। समझ में आ रहा है। तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप की है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपका 4/3 पाई आर का क्यूब, आर मतलब जो इसका रेडियस है। तो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, जो जी लिखा हुआ है ये मास ऑफ अर्थ है, मतलब प्लेनेट का मास है, तो मास की जगह में हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया ये डेंसिटी है इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है। तो ये आर स्क्वायर से ये आर कट जाएगा, यहाँ पे सिंगल आर बचेगा, ये आर क्यूब है, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3 पाई, ये जी है, ये आपका डेंसिटी है और ये आर है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आया। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, हमें यहाँ पे का ये डी, यहाँ डेप्थ पे, यहाँ पे डी डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे का एक्सेलरेशन हमने उसे जी डैश से डिनोट कर दिया, ठीक है, वो जी डैश है। अब इस जी डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वो कितनी होगी बच्चों, देखो तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस एट डेप्थ डी, ठीक है। यहां पे डी डिस्टेंस दूर हमें यहां पे फाइंड करना है। तो चलो हमने उसे जी डैश से मैंने उसे डिनोट कर दिया कि यहां पे का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी डैश है। तो बच्चों इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। लेकिन बच्चों यहां पे पता है इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, देखो एक और चीज क्या करनी होती है हमें यहां पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना ना, तो यहां पे मुझे एक स्फीयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी बताता हूं, यहां पे हमें एक स्फीयर बनाना पड़ेगा, इस तरीके से स्फीयर बनाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों हमने स्फीयर बना दिया ना। बच्चों होता क्या है कि जब हम यहाँ डेप्थ में जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन घटने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा ना, वो सिर्फ अर्थ का जो ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट की वजह से, ये जो मास होगा ना, इसकी ही वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। ये जो बाहर का जो मास है बच्चों, इसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इस वाले पॉइंट में जो एक्सेलरेशन होगा वो इस वाली अर्थ की वजह से होगा। अर्थ का जो इतना पार्ट है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन लगाएगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, इतना मास कंसीडर करना है, बस ये वाला मास कंसीडर करना है। मान लो ये अर्थ का जो टोटल मास था वो तो m था, लेकिन बच्चों ये वाला जो मास है ना, इतनी ये वाला जो हमने अंदर स्पेयर बना रखा है, हमें यहाँ पे का एक्सेलरेशन फाइंड करना है अंदर का, तो इतना ही मास हम लेंगे। चलो इसका मास हमने m डैश बोल दिया, क्या बोल दिया, m डैश। तो बच्चों जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू मास ऑफ अर्थ होता है। हमें इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, तो जी तो हम लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन बच्चों यहाँ पे जब हम सरफेस पे एक्सेलरेशन फाइंड करते थे तो हम ये टोटल मास लेते थे। अब मुझे यहाँ पे का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो मुझे ये वाला मास लेना है, ठीक है, एम डैश। तो यहाँ पे जैसे ये एम लिखा ना, तो एम की जगह में एम डैश आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे का हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर, ये क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कौन सा वाला डिस्टेंस, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है, तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस। तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस तो कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक तो r है, तो बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये r माइनस डी होगी। बच्चों r तो ये हो गई और ये d हो गई, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, r माइनस डी। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, r माइनस डी का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, जी डैश इज इक्वल टू, बच्चों ये जी होता है, ये m डैश है, मुझे यहाँ का मास निकालना है। तो बच्चों यहाँ का मास कैसे निकालेंगे, मास का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी तो कांस्टेंट है ना, तो मास अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे डेंसिटी आएगा इनटू ये वाला मास निकालना है, m डैश।
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसी का ही वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, इसी का वॉल्यूम लेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर का क्यूब। तो आर इसका रेडियस कितना है, आर माइनस डी है, तो यहां पे आर माइनस डी का क्यूब आएगा डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर आएगा। तो बच्चों ये तो कट जाएगा, यहां पे आर माइनस डी बचेगा, ठीक है। तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3 पाई जी, ये डेंसिटी आएगा, और यहां पे ये आर माइनस डी बच जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब देखो बच्चों, एक तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये था, एक इक्वेशन सेकंड ये हमें मिल गया, ये तो यहाँ पे सरफेस का जी है ये वाला, और यहाँ पे का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमने फाइंड कर दिया। अब देखो ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, इससे भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा करके देख लो। ऐसा करने से क्या होता है, फॉर्मूला मॉडिफाई होता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो जी डैश डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू क्या होगा, इसे यहां पे लिखूंगा 4/3 पाई जी डेंसिटी आर माइनस डी डिवाइडेड बाय ये वाला 4/3 पाई जी डेंसिटी आर। देखो बच्चों 4/3 कट जाएगा, ये पाई भी कट जाएगा, जी भी कट जाएगा, ये डेंसिटी भी कट जाएगा। अब बचेगा क्या, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू बचा आपका आर माइनस डी अपॉन आर। तो फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी इधर चला जाएगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसे अगर और मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये जी डैश लिखा इज इक्वल टू जी, यहां पे इसे आर अपॉन आर लिख दो, आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर। तो जी डैश इज इक्वल टू जी, आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। इस तरीके से भी इसे लिखा जाता है। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, कोई सा भी एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं बच्चों, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो यहाँ पे डेरिवेशन करा ना इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में भी आता है डेराइव करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करोगे इसके डेरिवेशन की, उतना न्यूमेरिकल आसान लगेगा। अब देखो इसके कुछ अब एक और चीज बताता हूं बच्चों, एक और चीज बताता हूं कि बच्चों जो एक्सेलरेशन होता है ना सेंटर में कितना होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, या कोई भी जो प्लैनेट है उसके सेंटर में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बच्चों इस जीरो होता है, ठीक है। जैसे आपका ये है, ठीक है, यहां पे सेंटर पे एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चों अभी मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, अभी हमने जो जस्ट डिराइव किया था, G1 माइनस डी अपॉन आर, ये G1 माइनस डी अपॉन आर, G1 माइनस डी अपॉन आर। हमें यहाँ पे सेंटर में बताना है, मतलब कितनी डेप्थ में, ये जो डेप्थ है बच्चों ये डी डेप्थ है, तो इसे रेडियस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डेप्थ है वो किसके इक्वल है बच्चों, आर के ही इक्वल है, समझ रहे हो। हमें आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे इस सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है। तो बच्चों सरफेस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है, मतलब कितना डेप्थ पे बताना है, डी इज इक्वल टू आर डेप्थ पे बताना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी की जगह में क्या आ जाएगा बच्चों, आर आ जाएगा, आर अपॉन आर। तो जी डैश इज इक्वल टू जी, ये 1 माइनस आर, आर ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये जी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो जी डैश कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चों सेंटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगर किसी बॉडी को हम यहाँ सेंटर में ले जाए ना, तो वो बॉडी जो है ना वेटलेस फील करेगी, मतलब उसे 0 वेट फील होगा, कि उसे ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी का कोई वेट ही नहीं है। लेकिन सेंटर में ले जाना बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बॉडी पिघल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस अगर यहाँ पहुंच बॉडी को किसी तरीके से ले जाया जाए तो बॉडी वेटलेस फील करेगी अपने को, ठीक है। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मास ऑफ प्लैनेट हमें ये गिवन है, रेडियस ऑफ प्लैनेट भी हमें गिवन है, ये जी का वैल्यू भी दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो बच्चों ये एक प्लैनेट है, आपको यहाँ पे सरफेस पे जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये उसका रेडियस दे रखा है, ठीक है। प्लैनेट का रेडियस भी हमें गिवन है, रेडियस कितना दे रखा है, 1.7 इंटू 10⁶ मीटर दे रखा है। इस प्लैनेट का मास भी दे रखा है, ठीक है, कैपिटल एम जो है 7.4 इंटू 10⁻22 kg दे रखा है। जी का वैल्यू भी हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट, यहाँ पे सरफेस पे पूछ रहा है कि कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो बच्चों सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, याद आ रहा है कुछ, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे जी की वैल्यू पुट कीजिए,
ये इस प्लैनेट का जो मास है ना उसे यहाँ पे पुट कीजिए, अब प्लैनेट का जो रेडियस है उसे यहाँ पुट कीजिए और इसे खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसे सॉल्व करने लग गया ना तो कैलकुलेशन करने में बच्चों टाइम लग जाता है, वीडियो लेंथी हो जाता है। जितने बड़े वीडियो होते हैं ना उन्हें मुझे अपलोड करने में टाइम लगता है, 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं बच्चों अपलोडिंग में, फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे इतना तो आप खुद ही कर दोगे ना, वैल्यू तो मैंने बता ही दी है, जस्ट पुट ही तो करना है, कैलकुलेट तो करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो पूछ रहा है हाउ मच अबव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 51% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। बच्चों यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का रेडियस तो इसने दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना दे रखा बच्चों 6400 किलोमीटर दे रखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये कह रहा है कि अर्थ का जो सरफेस है इससे कितना हाई, कितना एच हाइट पे डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 51% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बच्चों ये जो सरफेस पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो जी के इक्वल होती है, आपको पता है जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये रेडियस है, इतना होता है। लेकिन वो कह रहा है कितना एच हाइट ऊपर जाने पे यहां पे का जो एक्सेलरेशन होगा वो जो है बच्चों 51% रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन होगा ना, जैसे जैसे हम एच हाइट ऊपर जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती रहती है बच्चों, डिक्रीज होती रहती है। तो वो कह रहा है कितना हाइट जाने पे ये जो वैल्यू है ये 51% रिड्यूस हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जाने पे वो 51% रिड्यूस हो जा रहा है, यहाँ पे पहुंचने पे सपोज करके एच हाइट पे पहुंचने में वो 51% रिड्यूस हो जा रहा है, यही एच हाइट हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ये जो जी डैश है यहाँ पे का एच हाइट पे पहुंचने पे ये जो जी डैश है वो 51% रिड्यूस हो जा रहा है। तो 51% अगर रिड्यूस हो जा रहा है तो वो कितना बच रहा है बच्चों, 100 माइनस 51 कितना होता है, 49 होता है ना। अगर 51% रिड्यूस हो जा रहा है तो 49% यहां पे एक्सेलरेशन बचेगा। ग्राउंड में जो एक्सेलरेशन होगा ना उसका 49% यहां पे एक्सेलरेशन होगा, ये है। 51% तो रिड्यूस हो गया तो बचेगा कितना, 49% तो बचेगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, 49% निकालना है, 49 डिवाइडेड बाय 100 इंटू जी। ये जी क्या है, ग्राउंड में एक्सेलरेशन है, तो ग्राउंड का जो एक्सेलरेशन है उसका 49% यहां पे ये बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों आगे क्या होगा, देखो ये जो जी डैश है, जी डैश बच्चों जी का फॉर्मूला तो क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो जी डैश का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, देखो वो होगा जी, ये मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय, और यहां का जी डैश, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो सेंटर है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये आर है ये एच है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जैसे यहां पे का जब जी निकालते थे तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस लेते थे, लेकिन यहां का जब जी निकालेंगे तो हम यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस लेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों इससे आगे क्या करेंगे, यहां पे जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो ये जो जी एम है ना, तो बच्चों ये जो जी एम होता है, जी एम को हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं जी आर स्क्वायर। जी एम की जगह में क्या लिख सकते हैं हम, जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पे ये जी आर स्क्वायर लिखिए डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों ये जो जी डैश की वैल्यू हमने ये निकाली ना, तो इसे यहां पे पुट कर दीजिए, ये 49 इंटू जी डिवाइडेड बाय 100, इसकी जगह में ये पुट कर दिया, जो कि आपका जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो जी से जी कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 49 अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अब देखो इसे ऐसे किया जा सकता है, देखो बच्चों जैसे ये आर, ये जो लिखा हुआ है ना आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, अगर मैं ये होल स्क्वायर हटा देता हूं यहां से, तो ये जो टर्म है आपका ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 100। समझ में आ रहा है। तो ये 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 7, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो ये हो गया आर अपॉन आर प्लस एच। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये 7r प्लस 7h हो जाएगा, ये 10r हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये 10r माइनस 7r कितना हो जाएगा बच्चों 3r हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका ये 7h हो जाएगा। तो हमें हाइट निकालना है ना, तो हाइट इजिकल टू कितना होगा बच्चों, हाइट इजिकल टू हो जाएगा आपका 3r डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, बाकी कुछ भी नहीं करना बच्चों। यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ कितना दे रखा था आपका, ये 6400 किलोमीटर दे रखा है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 1000 से इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कीजिए, देखो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू आर हो जाएगा आपका 64, 1 2 3 4 5, ये रेडियस है प्लैनेट का, डिवाइडेड बाय ये 7 हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसे हम देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये 3 लिखा इंटू
मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकता हूँ 6.4 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 7। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, इससे आगे खुद कीजिए, ठीक है। और आंसर बाकी सब कुछ तो मैंने कर ही दिया, इससे आगे कैलकुलेशन खुद कर लेना आप, कोई बड़ी बात थोड़ा है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक आएगा कहाँ से बच्चों। प्रैक्टिस कीजिए, 1 घंटे कीजिए, 2 घंटे कीजिए, 3 घंटे कीजिए, तब भी कुछ नहीं आता ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटे करने पे भी नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कम से कम सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा कि कुछ किया, ठीक है। इसलिए करना जरूरी होता है, चाहे आए चाहे ना आए, करना जरूरी है। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू ए हाइट ऑफ 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पे हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू ए हाइट। बच्चों होता क्या है कि जब हम मान लो कोई बॉडी है, कोई पर्सन है, अब इस बॉडी को अगर हम एच हाइट ऊपर 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 ले जाएंगे, जैसे जैसे बॉडी ऊपर ऊपर जाती रहती है तो उसका जो वेट होता है ना वो कम कम होता रहता है। मतलब जब कोई एरोप्लेन किसी बहुत ज्यादा एच हाइट पे ऊपर उड़ रहा है तो कोई पर्सन अगर वहां से जंप मारता है ना तो स्टार्टिंग में उसे ऐसा लगता है कि वो फ्लोट कर रहा है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एच हाइट से अगर जंप मारता है नीचे ग्राउंड में तो बच्चों क्या होता है, स्टार्टिंग में वो बॉडी जो है ना हल्के हल्के नीचे आती है, क्योंकि उसका बॉडी का वेट क्या होता है, कम होता है, और अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर भी होता है, तो बॉडी का वेट कम हो जाता है बच्चों। क्योंकि देखो यहाँ पे जो बॉडी का वेट होगा वो m/g होगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा g का वैल्यू डिक्रीज होता रहेगा तो m/g की वैल्यू भी क्या होती रहेगी, कम कम होती रहेगी, जैसे जैसे ऊपर हम इस बॉडी को ले जाएंगे। तो ये g डैश mg डैश समझ रहे हो, ये ऊपर ले जाने पर g डैश तो कम कम हो रहा है ऊपर, तो बॉडी का वेट भी तो कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ बॉडी। जो वेट ऑफ बॉडी जो डिक्रीज हुआ है ना वो कितना डिक्रीज हुआ है, उस डिक्रीज का हमें परसेंटेज निकालना है। तो बच्चों परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, देखो उसका फॉर्मूला मैं पहले बता रहा हूं आपको। जो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट होता है, मान लो बच्चों एक और चीज बताता हूं, देखो मान लो कि किसी लड़के की हाइट 150 सेंटीमीटर है, अब किसी लड़के की हाइट 130 सेंटीमीटर है। अब किसी ने आपसे कोई सवाल पूछ दिया कि ये इसकी हाइट जो डिक्रीज हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है ना 20 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है इसकी हाइट, तो इसका परसेंटेज बताइए कि कितना परसेंटेज में डिक्रीज हो रहा था, उसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको डिक्रीज निकालना है कि कितना डिक्रीज हो रहा है, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो डिक्रीज पता चल गया कि 20 सेंटीमीटर का डिक्रीज है। अब ये जो 20 सेंटीमीटर है ना, इस 20 सेंटीमीटर को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, तो जो उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है उसका परसेंटेज निकल जाता है। अब बच्चों यहां पे क्या करना है, मुझे डिक्रीज इन वेट बताना है। व्हेन टेकन टू हाइट 10 किलोमीटर, मान लो इस बॉडी को हम यहां 10 किलोमीटर की हाइट पे ले गए, 10 किलोमीटर की हाइट पे ले गए। 10 किलोमीटर की हाइट पे ले जाने पे यहाँ पे तो mg वेट था, यहाँ पे mg डैश वेट हो गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे का वेट क्या है, कम है, तो हमें जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, ये एक्चुअल वैल्यू लेनी है फिर माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना डिक्रीज होगा पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इंटू 100 करना है। तो बच्चों यहाँ पे भी जो डिक्रीज इन वेट होता है उसे कैसे निकालते हैं, देखो आपको क्या करना है, जब हम इस एच हाइट ले जाएंगे तो इसका mg डैश क्या हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा, और ये उसका एक्चुअल वेट है। तो एक्चुअल वेट माइनस mg डैश डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेट, जो बॉडी का एक्चुअल वेट है, ठीक है, इंटू 100। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, m कॉमन आएगा तो g माइनस g डैश हो जाएगा, डिवाइडेड बाय mg इंटू 100, m से m कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका g माइनस जी डैश डिवाइडेड बाय g इंटू 100। यही फॉर्मूला है डिक्रीज इन वेट। अगर परसेंटेज निकालना है ना डिक्रीज इन वेट का, डिक्रीज इन वेट, वेट में जो डिक्रीज हुआ है कितने परसेंटेज में डिक्रीज हुआ है, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब ये g माइनस जी डैश अपॉन g इंटू 100 भी चाहिए बच्चों, इससे कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों क्या होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ये जो h हाइट है बच्चों, ये बहुत 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 छोटा है, किससे, ये रेडियस ऑफ अर्थ से, ये 10 किलोमीटर है। और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अर्थ ही लिखा है ना, हाँ रेडियस ऑफ अर्थ ये है 6400 किलोमीटर दे रखा है। तो बच्चों मैंने आपको पीछे एक केस बताया था, देखो क्या बताया था पीछे, स्पेशल केस बताया था, ये था आपका स्पेशल केस, देखो ये है आपका स्पेशल केस। मैंने कहा था अगर ये एच आर से बहुत बहुत छोटा है, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत बहुत छोटा है, या प्लैनेट से बहुत छोटा है, तो देन हम एच हाइट पे जो जी की वैल्यू होती है इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये जो जी डैश होता है अभी इसका यूज करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करेंगे अभी। तो जो जी डैश होता है बच्चों, अभी जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। अब देखो बच्चों इससे आगे क्या करेंगे, जी डैश इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जी हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस 2h g अपॉन आर हो जाएगा, हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, देखो ये जी माइनस जी डैश है बच्चों, तो इस नेगेटिव वैल्यू को इधर ले जाइए तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये जी है इसे इधर ले जाइए तो नेगेटिव जी डैश हो जाएगा, ठीक है। ये देखो जी माइनस जी डैश चाहिए ना मुझे, तो ये जी माइनस जी डैश आ गया। अब क्या करो बच्चों, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को जी से डिवाइड कर दो। तो मैंने इसे भी जी से डिवाइड कर दिया और इसे भी जी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया। अब देखो उसके बाद क्या करना है बच्चों, दोनों साइड को अभी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो मुझे जी माइनस जी डैश इंटू 100, जिसे हम परसेंटेज डिक्रीज इन वेट बोलते हैं, ये मुझे मिल गया, यही तो है परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। तो बच्चों ये देखो, ये जी से जी तो कट जाएगा, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है परसेंटेज डिक्रीज इन वेट बोला जाता है, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज इन वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 100 इंटू 2h अपॉन आर, ये जी से जी तो कट गया। अब क्या होगा बच्चों, जस्ट वैल्यू तो लिखनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे 100 लिखा इंटू 2 लिखा, बच्चों हाइट कितना दे रखा था इसका, 10 किलोमीटर का हाइट दे रखा था, ठीक है, 10 किलोमीटर का हाइट दे रखा था, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना दे रखा था, 6400 किलोमीटर दे रखा था। दोनों हमने किलोमीटर में ही ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। आप चाहो तो मीटर में भी कन्वर्ट कर लो, उससे भी सेम वही आंसर आएगा, किलोमीटर में भी रखोगे उससे भी वही परसेंटेज आएगा, ठीक है। करके देख लेना, यकीन नहीं आ रहा है तो मैं तो यहाँ पे किलोमीटर में ही लिखी है मैंने, ये वैल्यू भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, आप मीटर में लिख करके देख लेना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, उससे भी वही परसेंटेज आएगा, ठीक है। इसी इक्वल टू बच्चों ये आपका परसेंटेज डिक्रीज इन वेट है, इन वेट है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो आपका कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 10 20 डिवाइडेड बाय 64। बच्चों 20 डिवाइडेड बाय 64, इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूँ कितना आ रहा है। बच्चों ये आता है आपका, ये तो आता है बच्चों, इसका जो काट करके आता है 0.31 आता है, ठीक है, परसेंटेज, परसेंट में आ गया ये। तो जो हमें परसेंट निकालना था डिक्रीज इन वेट, ये आ गया आपका 0.31%, ठीक है। मतलब इतना वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 10 किलोमीटर ऊपर जाने पे इतना कम वेट डिक्रीज होता है बच्चों, पता बहुत हल्के हल्के वेट डिक्रीज होता है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा वेट डिक्रीज होता है, बहुत जब हम ज्यादा हाइट पे चले जाते हैं ना तब जाकर के हमारा बहुत ज्यादा वेट डिक्रीज हो सकता है, होगा मतलब। लेकिन 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जाने पे बहुत ज़्यादा भी, बहुत थोड़ा सा ही डिक्रीज होता है, ये तो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी डिक्रीज तो हुआ है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे कह रहा है ए बॉडी वेट 60 kgf ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। वैसे बॉडी का जो वेट होता है बच्चों उसे न्यूटन में भी मेजर किया जाता है, kgf, ये भी एक क्या है, यूनिट है, ये भी बॉडी जो फोर्स होता है ना, जो बॉडी का वेट होता है, उसका बॉडी के वेट को इससे भी मेजर किया जाता है, ठीक है। आप अगर इसे 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बॉडी का वेट इतना दे रखा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे, इतना दे रखा है। तो बच्चों अगर यहाँ पे सरफेस में मैंने कोई बॉडी रखी हुई है तो उसका जो वेट होता है उसे क्या बोलते हैं, mg बोलते हैं, क्या बोलते हैं, mg बोलते हैं। तो mg कितना दे रहेगा, बॉडी का वेट कितना दे रहेगा, 60 kgf दे रहेगा, ठीक है। तो वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ mg इज इक्वल टू 60 kgf दे रखा है। फिर लिखा है हाउ मच विल इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। मान लो ये एक मार्स है, यहाँ पे मरकरी लिखा है मैंने, ये मार्स है, ठीक है, ये अर्थ है, ये मार्स है। अब अगर हम इस बॉडी को क्या करते हैं, इस बॉडी को यहाँ मार्स के सरफेस पे रख देते हैं तो हाउ मच विल इट वेट, इसका वेट कितना होगा। बच्चों यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था, यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगा, हमने जी डैश बोल दिया। तो यहाँ पे का जो वेट होगा वो एम जी डैश होगा, समझ में आ रहा, एम इंटू जी डैश, जैसे यहाँ पे एम इंटू जी किया था, इसका मास इंटू जी, तो यहाँ पे इसका मास इंटू जी डैश। किसी बॉडी को अगर आप दूसरे प्लेनेट में भी ले जाओगे, उसका मास चेंज नहीं होता, उसका वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता, मास कभी भी चेंज नहीं होगा, उसका वेट चेंज हो जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो m को जब मैं जी डैश से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी वैल्यू अलग आएगी, m को g से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस का जो g का वैल्यू है वो अलग है और मार्स का सरफेस का जो g का वैल्यू है वो अलग है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आगे क्या लिखा है, देखो मास इज वन, क्या लिखा है, हाउ मच विल इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हुज मास इज 1/9 टाइम्स एंड द रेडियस इज 1/2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। बच्चों जो मार्स है, मार्स का जो मास है वो 1/9 टाइम्स है, ठीक है, और जो मार्स का जो रेडियस है वो 1/2 टाइम्स है, 1/2 टाइम्स मतलब हाफ है, और अर्थ के हाफ है। और ये जो है मार्स का जो मास है वो अर्थ से 9 टाइम्स कम है, ठीक है। अब देखो ये मास ऑफ अर्थ अगर me है तो बच्चों मास ऑफ मार्स कितना होगा, मास ऑफ मार्स है, ठीक है, नीचे m लिखा हुआ है, ये मास ऑफ मार्स है, ये आपका मास ऑफ अर्थ है। तो मास ऑफ मार्स कितना हो जाएगा, m मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे लिखा है ना 1/9 टाइम्स है। तो अब जो मास ऑफ
मार्स होगा बच्चों वो क्या होगा 1/9 टाइम्स होगा किसके, मास ऑफ अर्थ के। तो ये मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, इसीलिए लिखा है मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 9। और जो रेडियस ऑफ मार्स है वो क्या है, हाफ है, रेडियस ऑफ अर्थ के हाफ है, यहाँ पे लिखा है ना 1/2 टाइम्स मतलब हाफ है। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे वेट ऑफ बॉडी ऑन मार्स, मार्स पे जो वेट ऑफ बॉडी, हाउ मच विल इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, हमें ये बताना है, mg डैश बताना है, ये mg डैश कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे का जो g होगा वो क्या होगा, gm/r का स्क्वायर, इतना तो आपको पता है, यहाँ का रेडियस r का स्क्वायर। अब देखो तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे जो g डैश होगा उसका वैल्यू क्या होगा, g इस मार्स का जो मास होगा, मास जैसे यहाँ पे जो मास लिया था हमने, इस अर्थ का मास लिया था, तो यहाँ पे किसका मास लेंगे, मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेडियस, रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे ये जो mg डैश है ये हमें कैलकुलेट करना है, तो mg डैश को कैसे कैलकुलेट करेंगे, mg डैश इज इक्वल टू m, g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये g मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिख रहा हूँ, g मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स का होल स्क्वायर, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये mg डैश लिखा इज इक्वल टू m, देखो g लिखा, ये जो मास ऑफ मार्स है बच्चों, मास ऑफ मार्स है वो किसके किसके इक्वल है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 9 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 9, इसकी जगह में डिवाइडेड बाय ये रेडियस ऑफ मार्स है, तो रेडियस ऑफ मार्स किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, इतना समझ में आ रहा है। तो ये mg डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका mg, ये मास ऑफ मार्स, सॉरी मास ऑफ मार्स, अरे मास ऑफ मार्स नहीं, मास ऑफ अर्थ है, सॉरी मास ऑफ अर्थ। बच्चों ये 9 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और ये 2 2 4 है, तो 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो mg डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4/9 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब बच्चों ये जो है ना, ये m रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये आपका मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बताया था मैंने, g इज इक्वल टू क्या होता है, ये g ये मास ऑफ अर्थ है, अर्थ का मास, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो बच्चों ये g मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, देखो g मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ये वाली वैल्यू gm मास ऑफ अर्थ। देखो इसे मैं साफ साफ लिख दूं यहाँ पे, ये 4/9 है बच्चों, फिर यहाँ पे m भी लिखा है, ये g है, फिर ये me है, और ये re का स्क्वायर है। तो बच्चों ये mg डैश ये वेट ऑफ बॉडी है ऑन मार्स इज इक्वल टू 4/9 इंटू m। अब बच्चों ये जो वैल्यू है ना, ये g के इक्वल है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। देखो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या था, g मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो यहाँ पे यही तो लिखा है g मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये m इंटू g आ गया। तो बच्चों इससे आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, देखो कुछ भी नहीं रह गया। तो mg डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। देखो ये हो जाएगा आपका mg डैश इज इक्वल टू 4/9, mg की वैल्यू हमें गिवन थी बच्चों, देखो कितनी गिवन थी, वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ कितना देगा 60 kgf, तो यहाँ पे ये 60 kgf लिख दीजिए। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा कितना होता है 6 4 जा 24, जो कि आपका 240 डिवाइडेड बाय 9 kgf। ठीक है, तो ये kgf है, अगर आपको इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूटन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये वेट ऑफ बॉडी है ऑन मार्स है। ठीक है, यहाँ पे mg डैश का मतलब क्या था, देखो ये वेट ऑफ बॉडी ऑन मार्स था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।